आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट 2000। जो ये आईटी एक्ट 2000 है वो क्या है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक मिनट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम आईटी एक्ट भी बोलते हैं, इट इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कम्युनिकेशन अगर आप करते हो, तो उसमें अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है या किसी भी तरीके की कोई भी आपके साथ में घटना होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो आप इस एक्ट के थ्रू अपनी रिपोर्ट जो है या फिर अपने बारे में क्या करा सकते हो, इंफॉर्मेशन को रजिस्टर लिखवा सकते हो, ठीक है, एफआईआर दर्ज करा सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 इज बेस्ड ऑन द यूनिकिट्रल हाँ यूनिसिट्रल यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉड्यूल लॉ कि इसके अंदर क्या है, ये जो यूनिसिट्रल है उसके तहत इसके ऊपर बेस्ड जो है, मतलब इसके जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो कुछ उसी में से ली गई हैं, ठीक है। जिस जो यूनिसिट्रल है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉड्यूल लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कब ये स्टेब्लिश हुआ था, उस सब के बारे में है। शॉर्ट टाइटल, इसको हम क्या बोलते हैं, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर इसके बाद है डेट ऑफ इन्हेंसमेंट, की कब इसको इन्हेंस किया गया था, 9 जून 2000 को, इसीलिए इसको मतलब इसका जो आईटी एक्ट 2000 इसका नाम भी पड़ा, बिकॉज ये जो इन्हेंस किया गया था वो 2000 में किया गया था, और इसको कमेंस भी 9 जून 2000 को इसको इन्हेंस किया गया था, बनाया गया था। फिर इसको कमेंस कर दिया गया था 17 अगस्त 2000 में। फिर इसको एक्सटेंड किया गया था, मतलब कहाँ कहाँ तक इसको बना बढ़ाया था, कहाँ पर लागू किया गया था, तो होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर इसको लागू कर दिया गया था 2000 के अंदर ही, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000। अब इसके बाद में है आईटी एक्ट के कुछ इश्यूज हैं कि किससे वो डील करता है। सबसे पहले है रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि यहाँ पर क्या है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, लाइक कि अगर आपके पैसे कोई लेकर भाग गया है या फिर आपके पैसों से कुछ भी रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं, तो आप इस आईटी एक्ट 2000 के तहत उसकी जो एफआईआर वगैरह है वो रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। फिर वो क्या होगा, मतलब जो भी उससे रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब क्या होता है उसके अंदर, उसके सारे रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रिकली रखे जाते हैं, जैसे कि उसको डिस्क ड्राइवर में सेव करके रख दिया, इस तरीके से, मतलब कुछ भी होगा तो वो सारे रिकॉर्ड सब कुछ जो होगा वो पेपर वर्क नहीं होता है, सब कुछ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, जो भी होंगे आपके पास में, बेशक उसका प्रिंट निकाला जाएगा लेकिन सेव किया जाता है उसके ऊपर, जो भी आपके डिवाइस पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस पे हो, ठीक है। तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, कि जैसे कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जो भी चाहे आप कोई भी सर्वर से बात कर रहे हो, सर्वर से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो सिक्योर सॉकेट लेयर जो होती है हमारी एसएसएल, जिसके के तहत हमें कोई भी वेरिफिकेशन मिलता है कि हाँ हम वही पर्सन है, तो यहाँ पर हमारे पास में पब्लिक पब्लिक की, प्राइवेट की होती है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी सर्वर से या फिर दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट कर पाते हैं सिक्योरली। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है, तो जैसे हम कनेक्ट करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि एक आपका पर्टिकुलर सिग्नेचर है, या फिर आपकी जो स्टैम्प होती है वो। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, कि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड जो भी आपके होते हैं वो गवर्नमेंट या फिर जो उसकी एजेंसीज हैं वो क्या है, कभी भी इनको देख सकती है, इनके बारे में जान सकती है। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि इनको किस तरीके से रखा जाएगा, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इस तरीके से इनको स्टोर करके कहाँ पर रखना है, वो सब यहाँ पर होता है, ठीक है। कुछ इश्यूज आते हैं कि भाई कैसे, क्यों, कहाँ रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं। तो अभी क्योंकि एक्ट ना एक्चुअली नया बना है, अभी हम बहुत ज़्यादा अब यूज़ करने लगे हैं जो भी आपके इंटरनेट है उसको, लेकिन इससे पहले अभी आप देखो कोरोना के बाद से ही इतना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ जो है बढ़ा है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो आपका कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर। इससे पहले ना इतना ज़्यादा
मतलब हम इंडिया की बात करें तो इतना ज़्यादा हम कहीं पर भी कनेक्ट नहीं थे कंप्यूटर इंटरनेट के साथ में। यूज़ करते थे पर इतना ज़्यादा नहीं था, एक्सेसिव यूज़ नहीं था। अब ज़्यादा होने लगा है जिसकी वजह से इसके जो क्राइम्स है वो बढ़ने लगे हैं। अभी जो शायद 2000 में आया होता है। हाँ, चेक कर सकते हो, वैसे इंटरनेट पे तो अवेलेबल है इसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद में साइबर क्राइम क्या होता है, वैसे समझ में आया इस एक्ट के बाद में बारे में कि ये क्या है, कब इनहेंस किया गया था, कब इसको अलाउ किया गया था, कहाँ कहाँ यस पर मैम। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलाउ किया गया था। ठीक है। यूनिसेटल याद रखना कि ये जो थी, ये एक बेस्ड है कि भाई इसके ऊपर बेस्ड है, जो कुछ भी चीजें थी वो इसमें से ली गई है। उसके बाद में हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, यानी कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ना हमें सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। बिकॉज अगर हम सी लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं तभी हम आगे का काम कर पाएंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में हमें बेसिक सारे क्लियर कर दिए जाते हैं कि वेरिएबल ये होता है, इस तरीके से हम काम करते हैं। तो उसीलिए हम सबसे स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसके बाद में आप कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेस जो है वो क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास में, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है ये आपको पता है? यस मैम। साइबर crime are referred to any act of causing financial, emotional, or psychological distress to any other party with the use of computer और cyber medium। कि हमने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को फाइनेंशियली, इमोशनली या फिजिकली क्या किया, उसको डिस्ट्रेस किया, मतलब किस तरीके से उसको परेशान किया दूसरे पर्सन को, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि अगर आपने कोई मोबाइल से कोई क्राइम किया है तो आपको छोड़ देंगे। ठीक है। कंप्यूटर मोबाइल सब एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप उसकी हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है। और साइबर मीडिया, जो भी आपकी साइबर मीडिया है वो सब किस में आ जाएगा, मोबाइल फोन हो गया, पीसी हो गया और लैपटॉप हो गया, ये सारे डिवाइसेस। इट्स इंक्लूड हैकिंग, स्पैम। ठीक है। यहाँ पर हैकिंग है, जैसे जिस तरह से हैकिंग होती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। साइबर क्राइम के अंदर स्पैम्स है, जो आपको क्या करता है कि किसी भी तरीके से आपके पास में कोई ऐसी मेल आएगी या फिर कुछ ऐसी मैसेज आ सकता है जिसके अंदर क्या होगा, आपके पास में कुछ ऐसे वो होंगे लिंक्स, जिनको आप क्लिक करोगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो उनके पास में चली जाएगी, जिसका वो मिसयूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब साइबर क्राइम के अंदर आती है, कि आपकी वीडियो को मॉफ कर दिया, वो सब कुछ। ठीक है। आगे हमारे साइबर क्राइम कैन बी क्लासिफाई ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कि हमारे जो साइबर क्राइम है उनको इन बेसिस के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले है अगेंस्ट पर्सन, कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट आपने कुछ किया, यानी कि किसी एक पर्सन को स्टॉक किया, उसको परेशान किया, तो वो सब किस में आएगा, हमारे साइबर क्राइम में आएगा। या फिर उसके पैसों से हमने फाइनेंशियली उससे मतलब उसको हरास करके या इस तरीके से हमने क्या किया, उससे पैसे निकलवाए, तो वो सब क्या है, हमारे साइबर क्राइम के अंदर आएंगे। तो ये क्या है, पर्सन से रिलेटेड साइबर क्राइम है, जिनको हम अगेंस्ट पर्सन रखेंगे। फिर उसके बाद में अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से आपको मिली है, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से ले लिया है नकली पेपर बनवा के, तो वो सब हमारे आएंगे अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर। फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ में अगर किसी ने कुछ धोखाधड़ी करी है तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। अब तुम बोलो गवर्नमेंट के साथ में कोई कैसे कर सकता है, करते हैं लोग। अब इसमें क्या है कि हमने नकली कागज बनाए किसी चीज के, जैसा कि अगर आपको पता होगा कि हम अगर कोई भी जॉब वगैरह के फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर अगर हम हमसे पूछा जाता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत भरी तो उसके आगे मतलब उसके ज़िम्मेवार आप खुद होगे, आप मतलब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, अगर कोई भी चीज़ गलत है, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने नकली बनवा ली है, जैसे आजकल हमें पता है कि एडिटिंग करना इतना आसान हो गया है, किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हो आप इजीली, और उसके बेसिस पे उसको रियल आप मतलब ऐसे ओरिजिनली देख के बता नहीं सकते कि ये रियल है या फिर नकली है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप करते हो, किसी के साइन कॉपी पेस्ट कर देते हो, ठीक है,
तो ये सब भी क्या है, हमारे गवर्नमेंट या फिर जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनके साथ में एक तरह की धोखाधड़ी है। तो इस तरीके के क्राइम जो है वो इसमें रखे जाएंगे। फिर है अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोग ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए खतरा है। जैसे कई र्यूमर्स फैला देते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो गई है या फिर यहाँ पर ऐसा हो गया है, तो वो क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या फिर कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से सारे लोग उसमें क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो यहाँ मतलब कुछ ऐसे हमने वो चला दिए, जिसकी मतलब हैशटैग चला दिए कि यहाँ पर लड़ाई हुई है, तो उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम की कुछ ऐसी लड़ाई चला दी और उसके बेसिस पर उसको र्यूमर्स की तरह फैला दिया, तो लोग उस पर यकीन करने लगे। तो अगर उसकी वजह से कोई भी झगड़ा होगा तो जो स्टार्टिंग में फंसेगा वो क्या है, उसके उसके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाएगा और उसको मतलब सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर सोसाइटी या फिर एट लार्ज मतलब जहाँ पर बहुत सारे पर्सन मिलकर किसी चीज को करे हो, तो इस तरीके के क्राइम जो है अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज के अंदर रखे जाएंगे। तो चार हमने ये समझे, पर्सन के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट या फिर कॉपरेटिव एंटिटीज के अगेंस्ट, फिर है सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। उसके बाद है साइबर ऑफेंस एंड पेनल्टीज, कि अगर आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट आप ये सारी चीजें कर सकते हो। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कि आपके जो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स है अगर उन्होंने किसी ने उसको ले लिया है किसी तरीके से, तो वो आईटी एक्ट सेक्शन 65 के तहत रजिस्टर होता है और उसके अंदर हमारी कुछ पेनल्टीज हैं, जैसे कि इम्पर्सनल इम्पर्समेंट का मतलब होता है जेल अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की जेल, और फाइन अप टू 2 लाख रुपीज और बोथ, कि हो सकता है कि आपको 2 लाख रुपीज का फाइन भरना पड़े या फिर आपको इम्पर्समेंट हो अप टू 3 इयर्स, और हो सकता है कि दोनों हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का जुर्म किया है और वो जुर्म से दूसरे पर्सन को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर है हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने हैक कर दिया, देखो यहाँ पर क्या है, आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके सारी चीजें यानी कि आपके सिस्टम को ही हैक कर लिया। सिस्टम को हैक करने का मतलब है आपका सारा डिटेल उसके पास चला गया, तो ये आता है सेक्शन 66 के अंदर। इसमें भी आपको 3 साल तक की जेल और विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख, की हो सकता है तीन मतलब 5 लाख तक का फाइन आपको लग सकता है और हो सकता है कि दोनों ही चीज लग जाए। फिर थर्ड है आपके पास सेंडिंग ऑफेंस और फोर्स मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्ट एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज साइबर स्टॉकिंग, कि अगर आपको कोई इस तरीके की कोई मैसेज भेज रहा है जो ठीक नहीं है, ठीक है, अब्यूजिव मैसेज है या फिर आपको किसी तरीके से परेशान कर रहा है या फिर कहीं पर भी मेल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, मतलब आपने उसको हर जगह से ब्लॉक कर लिया लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं मान रहा है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 66A, इम्पर्समेंट अप टू 3 इयर्स एंड विद फाइन। ठीक है, और कुछ इसमें फाइन भी लगेगा और 3 साल तक की आपको जेल होगी। फिर उसके बाद में डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, की क्या हुआ यहाँ पर, डिसऑनेस्टी की मतलब आपने किसी दूसरे पर्सन के पास में कुछ यकीन करके कुछ डॉक्यूमेंट भेजा था। जैसे कई बार क्या होता है, ये चीज आपने सुनी भी होगी कि हमारा जो पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है हम किसी पर्सन को दे देते हैं, तो वो क्या करता है उसके अगेंस्ट मतलब उस आधार कार्ड या फिर पास जो भी आपका पैन कार्ड है उसको दिखाकर उससे लोन ले लेता है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी, डिसऑनेस्टी रिसीव स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हेल्प से आपने किसी का डेटा चोरी किया और उसके साथ में आप कुछ गलत करे, तो ये सेक्शन 66B के अंदर आता है। इसमें आपको 3 साल तक की जेल विद रुपीज मतलब आपको 1 लाख तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीज हो सकती है। उसके बाद में है आइडेंटिटी थीफ्ट, fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identity card features of other person, कि दूसरे पर्सन के बिहाफ पर। ठीक है, यही चीज क्या है इसके अंदर भी है, यहाँ पर आप उसके रिसोर्सेज और यहाँ पर भी क्या है हम उसके साथ में गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपने उसकी आइडेंटिटी को चुराया है,
तो ये सेक्शन 66 के अंदर आएगा। इसमें आपको 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। उसके बाद में चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कि आपने किसी दूसरे पर्सन पे चीटिंग की है कंप्यूटर रिसोर्सेज की हेल्प से, और उसके लिए आपको सेक्शन 66D के तहत मतलब ये लगाया जाएगा, और इसमें आपको 3 इयर्स तक की जेल और 1 लाख रुपीज तक का फाइन हो सकता है। अब ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे केसेस बहुत सारे हैं, जैसे वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को ब्रेक करके आप उसके जो भी कंप्यूटर डिवाइस है या फिर उसकी इमेजेस है, ये सारी चीजें बिना उसकी कंसर्न के आप उसको यूज कर रहे हो और उसके साथ में कुछ गलत कर रहे हो, तो वो सेक्शन 66E के अंदर आता है, जिसमें आपको 3 साल तक की जेल और वही 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। साइबर टेररिज्म, जैसे कि लोग करते भी है, र्यूमर्स फैला देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी या फिर हमारी यूनिटी को भंग किया जा रहा है और उसको थ्रेटन किया जा रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, उसके ऊपर अगर किसी ने कुछ बनाकर और ऐसे र्यूमर्स डाल दिए, तो उसमें हमें सेक्शन 66F के तहत मैक्स यहाँ पर मतलब लाइफ टाइम तक के लिए कैद हो सकती है, उम्र कैद जिसको बोलते हैं वो चीज़। फिर है रिपब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, की आपने क्या किया, किसी के मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी के भी डेटा को चुराया और उसके बाद में उसको पब्लिश करा दिया, तो वो सेक्शन 67 में आता है। इसमें आपको दो तरीके की जो है विक्टिम मिलेंगे, जैसे फर्स्ट विक्टिम है, अगर उसमें फर्स्ट फर्स्ट क्राइटेरिया में फॉलो करता है तो उसको 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना होता है। सब्सिक्वेंट मतलब कि क्योंकि ये मतलब एक जना नहीं करेगा, तो उसमें जितने भी लोग मिले हुए हैं उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में उनको डिफाइन किया है। फर्स्ट कैटेगरी में उसको 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगा, उसमें 5 इयर्स तक की जेल एंड अप टू 10 लाख तक रुपीज का फाइन हो सकता है। फिर है उसमें पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग और ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर किसी के साथ इस तरह की हरकत की गई है, तो वहाँ पर सेक्शन 67A के तहत दो तरीके के विक्टिम देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सेम वही चीज है कि यहाँ पर 5 इयर्स तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सेकंड में है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, जिसमें 7 इयर्स तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद भी बहुत सारे ये एक्ट्स हैं, तो इसमें ये याद करने की खैर कोई ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी पढ़ना चाहिए हमें जस्ट फॉर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि अगर इन केस हमारे साथ में कुछ होता है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम मतलब दूसरे पर्सन को किस तरीके से पनिश कर सकते हैं। नहीं एग्जाम में पूछ सकते हैं। नहीं, इससे रिलेटेड तो नहीं आता, ये जस्ट फॉर अपनी नॉलेज के लिए है। वैसे तुम्हारे पे उसमें दे रखा है बुक में, ये अपने हिसाब से एक आधा बार देख लेना, एक मतलब ज्यादा नहीं, अगर उसमें 5-6 पूछ लिए कि कोई ऑफेंस बताओ तो आप लिख सको, बहुत ज्यादा नहीं आता है, इससे तो मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन आते हुए। मैम एग्जाम में आते हैं कौन सा एक्ट एग्जाम में लागू है। मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है अभी तक कि ये एग्जाम में आया हो, पर अगर बना भी दिया, क्योंकि पेपर में दे मतलब बुक में दे रखा है, तो बहुत ज्यादा नहीं देंगे, 2 या 3 पूछ सकते हैं, कोई ऐसे बताओ, तो वो आप अपनी मर्जी से लिख भी सकते हो, 2-3 तो याद हो सकते हैं। वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा कि ये एग्जाम में आया है। ये पूछा गया है साइबर लॉ 2000 को एक्सप्लेन करो, ओके मैम। ये आया है आईटी एक्ट 2000। फिर है हमारे पास साइबर लॉ, द इंडियन पैनल कोड 1860, ये हमारे कुछ साइबर लॉ बने हुए हैं, ठीक है, इनके तहत। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला है द इंडियन पैनल कोड 1860, फिर है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब क्योंकि कहीं भी ना अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके रिलेटेड हम अगर देखो
अगर कोई फाइनेंशियली हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके रूल्स रेगुलेशन हम कहाँ से लेकर आएंगे? जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो भी रूल्स है रेगुलेशन है उनको देखेंगे कि वो फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए हैं, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर जो भी है वो चीज प्रोवाइड होगी, मतलब कि रूल्स जो भी हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं, तो उसके जो रूल्स हैं उनके बेसिस पे किसी भी चीज को हम मानेंगे कि ये क्राइम है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अगर एविडेंस है तो किस चीज को आप एविडेंस मान सकते हो इन कोर्ट और किस चीज को आप एविडेंस नहीं मान सकते, क्योंकि अगर कोई भी चीज गलत होती है तो आप फेक एविडेंस भी बना सकते हो। तो उस चीज की जांच कैसे होगी वो सारा कुछ हमारा द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लिखा है। फिर उसके बाद है द बैंकर्स बुक एविडेंस बीबीई एक्ट, जो क्या है 1891 के तहत आता है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है तो बैंकर्स बुक एविडेंस भी आपको हेल्प करेगा, उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है। तो ये सारे हमारे कुछ साइबर लॉ हैं जिनको आप देख सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद में हमारा है एम कॉमर्स। समझ में आया वैसे ये साइबर लॉ, साइबर क्राइम, आईटी एक्ट? यस मैम। अब इसके बाद में एम कॉमर्स, जैसे हमने ई कॉमर्स पढ़ा था ना, ऐसे ही हमारे पास में ये क्या है, एम कॉमर्स। अब एम कॉमर्स के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है ये क्या है, इम्पेडिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ये मुझे लगता है कुछ और लिखा होगा, नहीं इम्पेडिमेंट्स है। ठीक है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। मेरा इसकी स्पेलिंग गलत है, ये इम्प्लीमेंट ऑफ ई कॉमर्स है। फिर है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन फ्लो कैसा रहेगा, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ठीक है। जो अभी हम यूज कर रहे हैं मैम वो है ये ई कॉमर्स है एम कॉमर्स है? एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स मीन्स मोबाइल ठीक है। कॉमर्स। हम्म, ये हम अभी करा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई एम कॉमर्स। बेनिफिट्स पे आ गए हम। ठीक है। बेनिफिट्स पे इसलिए आ गए क्योंकि हमें पता है एम कॉमर्स क्या होता है। एम मैं कॉमर्स नेक्स्ट क्लास में मतलब करवा मोबाइल। देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में करवा दो। ठीक है।